गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। साथियों, कल के वीडियो की जो सेशन रखा था हमने, उसमें हम भोजन और पोषण पर आए थे। ठीक है, आप सभी साथी इसके पहले वीडियो में पढ़े होंगे, जिसमें हमने लास्ट में जो देखा है गुण सूत्र को देखा था। उसके बाद में हम भोजन और उसके पोषण पर आए थे। साथियों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथियों देखिए, सहायक शिक्षक की 100% तैयारी हम अपने ही चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। सीजी जॉब एजुकेशन से आप जुड़े रहें ताकि आपको 100% तैयारी हो सके। साथियों देखिए, हम कोई भी शुल्क नहीं ले रहे हैं। मैं स्वयं चयनित हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ। जो चीज़ें मुझे पता है मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ। बिल्कुल निःशुल्क, हम आपसे कोई फीस नहीं लेते। जो हम फीस आपसे लेंगे साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए लेते हैं। वो नोट्स यदि आप सक्षम हैं तो आप खरीद सकते हैं, और यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेहतर माध्यम है। तो चलिए साथियों, आज की जो क्लासेस हैं हम शुरू करते हैं। देखिए, भोजन और पोषण। अब भोजन और पोषण की हम बात कर रहे हैं, इसमें मुख्य जो पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है, तो देखिए 5 पोषक तत्व है जिसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। जिसमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। इन्हीं 5 पोषक तत्व है जिनके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे शुरू हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है साथियों, तो इसमें कुछ बिंदुएं हैं, फैक्ट है, हम उसी को समझेंगे। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? फल, मेवे, अनाज आदि। अर्थात ये जो कार्बोहाइड्रेट है किस किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो आपके फलों से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। मेवा, अनाज जैसे हम खाते पीते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जैसे आप छत्तीसगढ़ के हैं साथी, और जम्मू छत्तीसगढ़ के संगवारी मन हमन काय खाथन? चावल खाथन, है ना। आप सबो जाना था छत्तीसगढ़ के हमन, और हमन चावल ला खाथन। तो यही चावल में का मिलते हमन ला? ये जो कार्बोहाइड्रेट है वह प्राप्त होते। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट रहते जो कि हमला प्राप्त होते, अर्थात वो भी कामा आते साथियों, वो भी अनाज में आते। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज से प्राप्त होता है। दूसरी इसमें अन्य बिंदु जो क्या है, देखिए, यह एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। 1 ग्राम के जलने से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा, देखिए, प्रमुख ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम जब जलता है, 1 ग्राम कोई भी स्रोत है, चाहे फल हो, मेवा हो, अनाज हो, तो उससे 4 कैलोरी जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा निकल कर आता है बिंदु, वो देखिए वसा। अब हम वसा के बारे में जानना है हमें। वसा होता क्या है, तो 1 ग्राम के जलने पर 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये जो वसा है, जब 1 ग्राम जलता है तो 9 कैलोरी जो वसा है वह प्राप्त होती है। त्वचा के निचली सतह का निर्माण इसी वसा के द्वारा होता है। सबसे नीचे जो होती है साथियों, तो इसी वसा के कारण निचले सतह का जो निर्माण है होता है। जो फैट्स जमता है, मोटापा वगैरह आता है ना, इसी वसा की अधिकता की वजह से होता है। इनकी कमी से त्वचा रूखी होने लगती है और अधिकता से मोटापा। देखिए, अभी हमने कहा, इस बिंदु को आप समझें। वसा जब अधिक होने लगती है हमारे बॉडी में तो हम मोटे होने लगते हैं, और वसा जब कम होने लगती है तो हमारे शरीर रूखापन हो जाता है। ठीक है, तो वसा की कमी से और उनकी शरीर में वृद्धि से ये जो स्थितियां हैं निर्मित होती है। ठीक है साथियों, उसके बाद में तीसरी बिंदु जो निकल कर आती है प्रोटीन।
अब ये प्रोटीन क्या है, तो देखिए यह कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर में कोशिका का निर्माण करता है और ऊतकों का भी निर्माण करता है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है, मांस मछली खाने से आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। दाल जब आप खाएंगे साथियों तो भी आपको प्रोटीन मिलती है, और यदि आप सोयाबीन खाते हैं तो भी आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अर्थात ये जो स्रोत है, चाहे आप मांस मछली खाएं, मांसाहारी हैं तो भी आपको प्रोटीन मिलेगी, आप दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं तो भी आपको प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रोटीन के जो स्रोत हैं। उसके बाद देखिए प्रोटीन की कमी से क्या रोग होता है, तो यदि किसी मानव में प्रोटीन की जो कमी हो जाती है तो क्वाशियोर्कर रोग होता है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, जिससे बच्चों में क्या है, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जिन बालकों में प्रोटीन की कमी होती है उनमें क्वाशियोर्कर रोग होता है, जिनसे उनका जो विकास है, उनकी वृद्धि है रुक जाता है, उनका हाइट बढ़ना रुक जाता है। ये प्रोटीन के कमी की वजह से होने वाले रोग है। इसके बाद में चौथा बिंदु जो निकल कर आता है वो है खनिज। अब ये खनिज होता क्या है, तो देखिए खनिज के अंतर्गत हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करें तो इसमें पहले आता है हमारा आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए ये आवश्यक होता है। देखिए आयोडीन किसके लिए आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उनके लिए आवश्यक होता है। आपका आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। याद रखेंगे साथियों, आप देखेंगे कि किसी का गला बहुत ज़्यादा फूल जाए रहता है तो वही क्या है, घेंघा रोग है, जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आयरन की कमी, ठीक है, अब आयरन है, आयरन क्या है, देखिए हीमोग्लोबिन, आयरन अर्थात हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन अर्थात रक्त से संबंधित है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और ये जो बिंदु है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो बिंदु है आपको स्क्रीन पर, मैं देख लीजिए गोला लगा रहा हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। सीजी टेट में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र में ये क्वेश्चन बना हुआ है। आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग, तो एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। ठीक है, अब आयरन की कमी को आपको यदि दूर करना है साथियों, तो इसमें क्या क्या आप खाएंगे, हरी सब्जियां, पालक अर्थात हरे हरे सब्जियां, साग भाजी यदि आप खाते हैं तो आपको आयरन की कमी नहीं रहेगी, आपके बॉडी में, आपके शरीर में खून बनता है। ठीक है, उसके बाद में अगला बिंदु निकल कर आती है वो है सोडियम। अब ये सोडियम क्या है, तो देखिए शरीर में जल की मात्रा और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। सोडियम क्या करता है, शरीर में जल की मात्रा और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। आप देखेंगे साथियों, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, NaCl सुने होंगे, सोडियम क्लोराइड नमक, NaCl। ठीक है, तो जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। क्यों, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला बिंदु इसमें है, देखिए फास्फोरस। अब ये फास्फोरस क्या करता है, हड्डियों का निर्माण, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, हड्डियों का जो निर्माण है फास्फोरस करता है, और इसी फास्फोरस की कमी यदि शरीर में हो जाती है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है किसी भी मनुष्य की वो कम होने लगती है। इसलिए शरीर में फास्फोरस की कमी हो तो ये सभी कंडीशंस, ये सभी जो बीमारियां हैं हो सकती है साथियों। बात करें हम कैल्शियम की। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है, देखिए हड्डियों, दांतों व पेशियों के संचालन के लिए जो हमारे हड्डी है वो मजबूत कैसे होता है, कैल्शियम की वजह से हमारा शरीर, जो हमारा हड्डी है वो मजबूत होता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है
तो हमारा हड्डी, हमारा शरीर के जो घनची बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, जो सेल्स हैं, वो कमज़ोर होने लगती है। दांत कमज़ोर होने लगते हैं, एनिमल्स कमज़ोर होने लगते हैं। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसलिए आप प्रायः देखे होंगे साथियों, कोलगेट आता है उसमें कैल्शियम की मात्रा, जितने भी पेप्सोडेंट्स और जितने भी टूथपेस्ट आता है उसमें कैल्शियम की मात्रा रखी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम अगले बिंदु पर आए तो पांचवा बिंदु है हमारा विटामिन। ठीक है, विटामिन क्या होता है? देखिए, आज किसी साथी ने हमें कमेंट किया था कि सर विटामिन के बारे में बताइए, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे भी और सभी से करना चाहूँगा, आप नियमित वीडियो देखें। मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, हर वो टॉपिक आपसे डिस्कस करा रहा हूँ ताकि आपकी 100% तैयारी सहायक शिक्षक से हो जाए। ठीक है, ये जो आज का है टॉपिक है उसमें विटामिन ही हम पढ़ रहे हैं। पूरा आप डिटेल से टॉपिक देखते जाएं, आपको कंप्लीट चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए विटामिन क्या है। विटामिन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से विटामिन होते हैं। देखिए, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई, विटामिन एफ, विटामिन के, विटामिन B12, बहुत सारा होता है साथियों। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो इस 6 विटामिन से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है। अब सबसे बड़ा जो फैक्ट है जो कि आपका सीजी टेट की परीक्षा में आ चुका है, जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में विस्तार से साथियों। अभी हम केवल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसीलिए बेसिक चीज़ों को बता रहे हैं। तो बी और सी जल में घुलन है और शेष बचे जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। इसको अब याद रखें, बी और सी जल में घुल जाता है और शेष जो विटामिन है वो वसा में घुलता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है आंवला में, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है आंवला में मिलता है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलता है। विटामिन होता क्या है साथियों, इसको भी आप गौर करें तो देखिए, जीवन तत्व भोजन के अवयव है। ये जो विटामिन से जुड़ी जितने भी मैं बिंदु बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक बिंदु पूछा गया है, हर एक बिंदु। तो विटामिन क्या है? जीवन तत्व भोजन के अवयव हैं। ठीक है, अर्थात विटामिन से ही हमारे शरीर को जीवन मिलती है। विटामिन यदि हमारे शरीर को ना मिले तो ना तो हमारा शरीर ठीक से चल सकता है, ना ठीक से काम कर सकता है। अब इसी विटामिन की वजह से हमारा जो शरीर है चलता है, अर्थात ये भोजन के ही अवयव हैं। जिनकी सभी जीवों को, देखिए विटामिन की हर जीव जिसमें प्राण होता है, जिसमें सांस होता है, सभी जीवों को विटामिन की आवश्यकता कुछ न कुछ मात्रा में पड़ती ही है। ठीक है, यह एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रत्येक मानव को, मानव ही नहीं प्रत्येक जीवधारी को इनकी जो आवश्यकता है होती है। अब देखिए साथियों, विटामिन से होने वाले रोग, कौन से विटामिन से क्या क्या रोग होता है। तो विटामिन से होने वाले रोग और आहार हमने इसे डिब्बे के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। देखिए, एक में है विटामिन, एक में है रोग के नाम और एक है आहार। बात करें साथियों विटामिन ए की, ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आपको गाजर का सेवन करना चाहिए, पीले पके पके फलों का सेवन करना चाहिए, मांस मछली का सेवन आपको करना चाहिए, ताकि विटामिन ए की कमी, रतौंधी रोग होने से आप बच सकें। विटामिन बी से क्या होता है? तो विटामिन बी से
बेरी रोग होता है, जिसे थायमिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अब बेरी रोग से बचने के लिए अर्थात विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए हमें अनाज का सेवन करना चाहिए, मांस मछली का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। यदि आप मांस मछली, अनाज, हरी सब्जियों का सेवन करते हैं तो आप में विटामिन बी की कमी नहीं होगी। बात करें साथियों विटामिन सी की, तो देखिए विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी एक चर्म रोग है, अर्थात हमारे जो चमड़ा है, हमारा जो मांस है, उसी में होने वाला रोग है। इसे स्कार्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए, स्कर्वी रोग होने से बचने के लिए हमें खट्टे खट्टे जो फल है उसका सेवन करना चाहिए, अर्थात नींबू, टमाटर, आम का सेवन करना चाहिए। देखिए साथियों, ये जो विटामिन सी है जो जल में घुलनशील है और विटामिन बी है जो कि जल में घुलनशील है ना। तो खट्टा है, नींबू है, आप नींबू का रस पीते हो, नींबू को जल में आप घोलोगे तो पूरी तरीके से घुल जाता है, इसीलिए विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, ये भी याद रखें। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे चर्म रोग भी कहते हैं। इसके लिए आपको विटामिन सी की कमी को दूर करना है तो खट्टे खट्टे फल, चाहे वो नींबू हो, टमाटर हो, आम हो, उसका आपको सेवन करना चाहिए। इसके बाद में चौथा बिंदु जो आता है विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स में होता क्या है साथियों, तो हड्डी, जो मनुष्य की हड्डियां हैं वह कमजोर होने लगता है। ठीक है, अब रिकेट्स अर्थात विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए, रिकेट की बीमारी को रोकने के लिए आपको सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर रहना चाहिए। जो सुबह का जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, वह कम से कम आपको 5 से 10 मिनट सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए। यदि आप नियमित सूर्य के प्रकाश लेंगे प्रातः काल के, तो आपको रिकेट्स जैसी बीमारियां नहीं होंगी, अर्थात आपका हड्डी कमजोर नहीं होगा, आपका हड्डी मजबूत रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मक्खन, पनीर आदि का भी सेवन करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है सूर्य, अर्थात आपको हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए, विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए सूर्य के प्रकाश लेना चाहिए। अगला बिंदु है साथियों, देखिए इसमें विटामिन ई। अब ये जो विटामिन ई है उसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, देखिए प्रजनन करने अर्थात बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो कम हो जाता है विटामिन ई की कमी से। इसको दूर करने के लिए साथियों आपको मक्खन, पनीर, अंकुरित अनाजों का जो सेवन है करना चाहिए। अब आता है विटामिन के। विटामिन के से क्या है, तो विटामिन के की जो कमी है उनसे रुधिर का थक्काकरण होता है, अर्थात देखिए रुधिर जो रक्त है, रक्त थक्का बनने लगता है, ये विटामिन के की कमी से होता है। इसलिए आपको विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए, रुधिर थक्काकरण ना हो, इसके लिए आपको टमाटर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रमुख स्रोत टमाटर ही है। ठीक है साथियों, तो ये तो रहा विटामिन से जुड़े रोग के नाम और उनके आहार की। ठीक है, आशा है ये चीज़ें आपको विटामिन से जुड़ी समझ में आया होगा, और जो साथी हमें विटामिन के बारे में पूछ रहे थे उनकी सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद में जीवाणु से होने वाले रोग को देखेंगे कि जीवाणु की वजह से क्या क्या रोग होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो देखिए जीवाणु की वजह से होने वाले रोग, 3 डिब्बा हमने बनाया हुआ है। एक में रोग का नाम है, दूसरे में है कौन से अंग प्रभावित होता है और उनके क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला है डिप्थीरिया, जो कि डिप्थीरिया क्या करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। और इसके लक्षण है, यदि आपको तीव्र बुखार आ रहा है, दम घुट रहा है, तो आप
यदि आप सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है तो आपको डिप्टीरिया की शिकायत है। काली खांसी, इसमें भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, खांसी के साथ साथ आपको उल्टी हुए। ठीक है। थर्ड है निमोनिया, जो कि सीधे फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसमें भी सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों का संक्रमण इनके लक्षण है। सिफिलिस, सिफिलिस क्या होता है, जनन अंग मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से त्वचा में दाने निकल जाता है, बाल झड़ना शुरू कर देता है। ठीक है। मेनिंजाइटिस, ये जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसके वजह से तीव्र बुखार आने लगता है और बीच बीच में बेहोश भी होने लगते हैं। हैजा, हैजा क्या है, ये आंत को प्रभावित करता है और हैजा की वजह से उल्टी, दस्त आदि होने लगता है। टिटनस, टिटनस से होता क्या है साथियों, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसमें जो लक्षण है, शरीर में अकड़न होने लगता है, जबड़ा बंद होने लगता है, तो आप जान लेंगे कि यह टिटनस ये रोग हुआ है। टाइफाइड, जिसे हम बुखार कहते हैं, इससे आंत को प्रभावित करते हैं और इनके लक्षण हैं बुखार आना। ठीक है। टीबी, टीबी भी एक बीमारी है जो कि सीधे फेफड़े को प्रभावित करता है, इसके जो लक्षण है खांसी और कफ का आना। तो ये तमाम चीज़ें जीवाणु से होने वाले रोग हैं, आप इसको अच्छे से याद रखें साथियों। जो चीज़ें हम बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब इससे ज़्यादा यदि आप इम्पोर्टेंट खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी यदि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चिन्ह लगाओगे तो आप गलत करोगे साथियों। आप दूसरों के साथ धोखा नहीं बल्कि स्वयं के साथ धोखा करोगे। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, 100% आप उसको रट लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट नोट्स के साथ मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। अभी हमने देखा जीवाणु से होने वाले रोग, अब हम देखें विषाणु से होने वाले रोग। तो देखिए विषाणु से कौन कौन से रोग होता है और कौन से अंग को प्रभावित करते हैं और इनके लक्षण क्या क्या है। तो एक रोग है विषाणु से होने वाले हर्पिस। ठीक है। हर्पिस जिसकी वजह से त्वचा प्रभावित होता है और इसके लक्षण है शरीर पर फोड़े पड़ना। ठीक है। शरीर पर विभिन्न प्रकार के जब फोड़े पड़ने लगता है तो वह क्या है, हर्पिस रोग का शिकार है। इन्फ्लुएंजा दूसरा है, इसमें समस्त शरीर प्रभावित होता है। इससे क्या होता है, सर्दी आने लगती है, जुकाम और खांसी जैसी शिकायतें होने लगती है। एड्स, एड्स जिसे HIV भी बोलते हैं साथियों, HIV एड्स बोलते हैं। तो यह WBC को यह प्रभावित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है नष्ट होने लगता है, इसके जो लक्षण है साथियों। उसके बाद में आपका आता है पीलिया। अब ये जो पीलिया है साथियों, वह क्या है, यकृत प्रभावित होता है। इस बीमारी की वजह से इसमें बुखार आने लगता है और शरीर पीलापन होने लगता है, शरीर पीला दिखाई देने लगता है। एक रोग आता है पोलियो। पोलियो क्या होता है, गला या रीढ़ की हड्डी में इसका जो प्रभाव पड़ता है। पोलियो की जो कमी से बहुत सारे रोग होते हैं साथियों, आप सभी जान रहे हैं। इसके लक्षण की हम बात करें तो रीढ़ की हड्डियां और जो आंत की कोशिकाएं हैं नष्ट होने लगती है, तो हम जान डालते हैं कि उन्हें पोलियो की शिकायत हो रही है। इसके अलावा भी जीवाणु से और अन्य रोग हैं, जैसे मिजल्स, मम्पस, रेबीज, चेचक, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। यहाँ से साथियों आपका क्वेश्चन बना हुआ है, जीवाणु से होने वाले रोग में रेबीज और चेचक भी क्या है, जीवाणु से होने वाले रोग है। इसको भी आप बिल्कुल रट ले, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब जीवाणु के बाद में कवक से होने वाले रोग। तो देखिए कवक से होने वाले रोग क्या क्या रोग होता है। तो एक तो है एथलीट फुट। एथलीट फुट जो कि पैर को प्रभावित करता है, इसमें पैर में सूजन होने लगता है और पैरों में जलन भी होने लगता है। कवक से होने वाले रोग है। एक है रिगवर्म। रिगवर्म है जो कि दाद खाज बोलते हैं। ठीक है। यह त्वचा में होता है, इसकी वजह से कवक से ही होता है। शरीर में खुजली वगैरह जो होता है कवक की वजह से ये होने वाले रोग हैं। एक होता है अस्थमा,
दस्त जिसे दमा कहते हैं, जो कि श्वास नली को प्रभावित करता है साथियों, यह भी क्या है, कवक से होने वाले रोग है। इसमें सांस भरने लगता है, सांस फूलने लगता है। तो ये 3 रोग जो कि कवक से होने वाले रोग है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद में आता है साथियों प्रोटोजोआ, जिसे परजीवी कहते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, अब क्या क्या रोग हैं जो कि प्रोटोजोआ से होता है। तो पहला है आपका अमीबाइसिस। अमीबाइसिस एक रोग है जो कि बड़ी आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके लक्षण हैं पेचिश होना। यदि किसी व्यक्ति को पेचिश होता है, उसके बड़ी आंत को प्रभावित करता है, तो उसे अमीबाइसिस रोग हो चुका है। निद्रा रोग, इसमें प्रभावित अंग है लिम्फ नोड, ठीक है। इसमें बुखार आता है, दर्द होता है। अगला रोग है साथियों मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ की कमी से, जो कि प्रोटोजोआ परजीवी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, यह तिल्ली व आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। इसमें मलेरिया से कपकपी बुखार यदि किसी को आता है, सर दर्द यदि कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि उसको मलेरिया बुखार हुआ है, ठीक है। ये सभी प्रोटोजोआ की कमी से होने वाले रोग है। इसके अलावा अर्थात ये जो प्रोटोजोआ की कमी से पायरिया भी होता है, कालाजार, पेचिश आदि रोग भी होते हैं। आप इनको भी याद रखें। ये तीनों रोग भी प्रोटोजोआ की कमी से होते हैं साथियों। अब देखिए इसके बाद एक और अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है टीकाकरण कार्यक्रम। अब ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है, तो हमने इसमें 2 डिब्बा ऑलरेडी बना दिया है। एक तरफ टीका है और एक तरफ निर्माता। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहला है मलेरिया। तो मलेरिया की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी, याद रखेंगे। चेचक की जो खोज है एडवर्ड जेनर ने किया है। टीबी जिसे बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया है। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है या खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इसको तो आप कभी नहीं भूल सकते क्योंकि इसको आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। बीसीजी, अब बीसीजी की जो खोज है ग्यूरिन कालमेट ने किया है। पोलियो वैक्सीन की जो खोज है जोनास सॉस अल्बर्ट साबिना ने किया है। रेबीज इंजेक्शन है जिसकी खोज लुई पास्चर ने किया है। इस तरीके से ये जो 7 टीका है और उसकी खोज करता है, इसको आप बिल्कुल याद रखें। यहाँ से भी आपका जो प्रश्न है बन सकता है साथियों। उसके बाद आता है 2 बिंदु महत्वपूर्ण। देखिए पल्स पोलियो की जो दवा है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है। अर्थात जन्म से 5 वर्ष की जो बालक है, बालिकाएं हैं, उनको पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अब पल्स पोलियो अभियान की जो शुरुआत है भारत सरकार द्वारा 1995 में की गई है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इनको भी याद रखें। तो इस तरह से साथियों इस वीडियो में इतने ही फैक्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि आपको देखना है ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग और विटामिन उनके रोग, आहार, ठीक है, विटामिन की कमी, कौन से विटामिन किस में घुलनशील है, सभी चीज़ें इस जो यूनिट है, इस यूनिट में सभी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों। किसी भी इम्पॉर्टेंट में से आप और इम्पॉर्टेंट खोजने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपका पेपर में वो चीज़ें आ गया जिसको आपने इम्पॉर्टेंट नहीं माना था तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही रखा है। आप पूरा पढ़ें, गहन अध्ययन करें, क्योंकि आपको एक पद चाहिए, सहायक शिक्षक आपको बनना है, प्राथमिक शिक्षक आपको बनना है। तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगा पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, गहन अध्ययन करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले सेशन में फिर एक नए यूनिट के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए साथियों। जय हिंद।